नमस्कार, स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम द डिबेट शो का, जिसमें आज हम मुद्दे उठाएंगे और मुद्दों पर सवाल करेंगे और उनसे जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमानों से। और मुद्दा आज का खास है यूपी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती मनमानी का। और इस मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दे दिए हैं और सभी स्थानीय निकायों को अवैध घुसपैठियों की विस्तृत सूची तैयार करने का आदेश भी जारी हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यूपी में भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार, तो फिर यह समस्या आखिर कहां से और कैसे बार बार खड़ी हो रही है? किसकी जिम्मेदारी है कि यह समस्या लगातार बनी रहती है? 2017 से पहले भी घुसपैठियों की खबरें आती थी और 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद भी यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। तो क्या यह प्रशासनिक विफलता है? क्या इंटेलिजेंस नेटवर्क में कमी है या फिर यह सिर्फ चुनावी मौसम में उछाला जाने वाला एक मुद्दा है? और यह भी सवाल उठता है कि चुनाव नजदीक आते ही अचानक कार्रवाई क्यों तेज हो जाती है? क्या घुसपैठिए सिर्फ चुनावी मौसम में बढ़ जाते हैं या फिर सरकारें इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर हाईलाइट करती रहती हैं? दूसरा बड़ा प्रश्न है, क्या बंगाल में 2026 और यूपी में 2027 के चुनावों का राजनीतिक समीकरण इस कार्रवाई की टाइमिंग को प्रभावित कर रहा है? क्या यह अर्ली पॉलिटिकल वार्म अप है? सरकार कहती है कि यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यह सब कुछ होता है तब जब चुनाव का माहौल नजदीक आता है। प्रशासन का यह भी दावा है कि सूची तैयार होकर कमिश्नर और आईजी के पास जाएगी और जिससे कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तेज होगी। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर समस्या इतनी गंभीर है तो कार्रवाई हमेशा चुनाव के करीब ही क्यों नजर आती है? यह सारा एक्शन चुनाव के करीब माहौल में क्यों होता है? क्या सरकार पहले से अलर्ट नहीं रहती है? आज की डिबेट में यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा और घुसपैठियों पर एक्शन, सुरक्षा की मजबूरी या चुनावी रणनीति? देश अब जवाब चाहता है कि इन कारणों का जिम्मेदार आखिर कौन होने वाला है। तो इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत होगी। यूपी में घुसपैठियों पर सरकार सख्त होती नजर आ रही है। इस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। एक रहिए और नेक रहिए। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। यात्रा कर रहे हैं। अब भाई घुसपैठी किसको माने? हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री नहीं है। तो घुसपैठियों पर सख्त एक्शन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। डिटेंशन सेंटर के आदेश भी दे दिए गए हैं और इससे बहस बढ़ती नजर आ रही है। चुनावी मौसम में कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा बनाम राजनीति की ये जो जंग है वो बढ़ती नजर आ रही है। जिम्मेदारी किसकी है? अब देश और जनता दोनों इसका जवाब चाहती है और इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम बहस करने वाले हैं और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि ये जो घुसपैठियों पर सरकार सख्त होती नजर आ रही है, इसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी कहां तक बनती है और इससे पहले जब सरकार थी तो तब भी घुसपैठिए जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तब इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और चुनावी माहौल का इससे क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आता है।
क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 50,000 प्लस के आंकड़े सामने आए हैं घुसपैठियों के, जो कि निरंतर तौर पर वहां पर रह रहे हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग पहचान से वहां पर घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, जिन पर अब एक्शन की तैयारी साफ तौर पर सरकार की ओर से देखी जा रही है। साथ ही जो घुसपैठिए हैं वो लगातार उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और इस संख्या के बढ़ने पर अब ये एक्शन जो देखा जा रहा है ये इस चुनावी माहौल के पास आते ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2026 में भी चुनाव होने वाले हैं, 2027 में यूपी के चुनाव आने वाले हैं और इन सब माहौल के बीच ये एक्शन अचानक से सामने आ गया है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। इंटेलिजेंस नेटवर्क में कमी या प्रशासनिक विफलता, ये सवाल है। क्या घुसपैठिए सिर्फ चुनावी मौसम में बढ़ जाते हैं? ये हमारा बड़ा सवाल है और इन कारणों का जिम्मेदार आखिर कौन होने वाला है? कार्रवाई हमेशा चुनाव के पहले ही क्यों नजर आती है? क्या सरकार पहले से अलर्ट नहीं रहती, समय लेती है, सुरक्षा की मजबूरी है या चुनावी रणनीति है? ये तमाम सवाल है। चलिए अब गेस्ट की ओर बढ़ते हैं और उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता महेश वर्मा जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर निखिल खत्री प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक अहलावत राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर सर। और अब हम पहला सवाल करने जा रहे हैं जो कि इस मुद्दे से खास तौर से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दे दिए हैं और साथ ही यह बड़ा आदेश उस वक्त आया है जब चुनावी माहौल अब चढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल अब गर्मा गर्मी इस पर छाई हुई है और साथ ही साथ अब यह सवाल बढ़ रहा है कि चुनावी माहौल आते ही ये जो आदेश जारी कर दिया जाता है, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होती है, ये किस आधार पर की जा रही है, जरा इस पर प्रकाश डालेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं बीजेपी नेता के पास, महेश वर्मा जी के पास। महेश जी, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अवैध घुसपैठ को लेकर जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए एक राजनीतिक पार्टियों की, वो इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है वो उसको हमेशा से जो है उपेक्षित रखा गया। हमेशा से जानबूझकर जो है सेक्युलरिज्म, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में एक वर्ग विशेष को या कह लीजिए मुसलमानों के नाम पर जो है, मुसलमान किसी भी देश का हो, किसी तरह का घुसपैठ हो, या वो आतंकवादी हो या अपराधी हो, या कह लीजिए कि उसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरे देशों के लिए काम करता हो, इस तरह की सारी मानसिकता और ये घोर कट्टरपंथ जिसके जरिए इस अवैध घुसपैठ को कभी पनपाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 का जो चुनाव लड़ा और अटल जी का अगर आप भाषण उठाएं तो हमारा एक प्रमुख मुद्दा था जो कि हमने अपने घोषणा पत्र में भी डाला था कि जिस प्रकार से जो है देश में अवैध घुसपैठ का जो है एक पूरा वातावरण तैयार किया जाता है और उस वातावरण के जरिए जो है बस वो मुसलमान होना चाहिए। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमान जो है इस देश में जो है वो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट है, या वो आतंकवादी के रूप में हो, या अवैध घुसपैठ के रूप में, घुसपैठिया के रूप में हो, या हमारे देश के जो मुसलमान हैं, हमारे देश के जो वासी हैं, उनके हक हकूक पे कब्जा करने की बात हो, या वो राजस्थानीय तौर पे वो अपराध करने वाला हो। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया उसके घुसपैठ के बाद भी उसकी धरपकड़ भी शुरू हो गई, तो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है छाती पीटने का काम जो है लगातार बदस्तूर जो है इस देश में जारी रहा। आज जब उसके ऊपर, और मजे की बात ये देखिए कि 75 साल में कोई ऐसा कानून नहीं बना इनके लिए, सख्त कानून। और देशों में आप जाइए, चाइना में चले जाइए या किसी और देश में जाइए, वहां पे आजीवन कारावास है। वहां पे कई देशों में तो ऐसे घुसपैठियों को गोली मार देने वाली बात है। पीछे जो अमेरिका में हमारे भारतीयों को हथकड़ी जकड़ के जो ले आ रहे थे वो वहां का कानून। महेश जी रोकना चाहेंगे, अभिषेक जी के पास आना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरह से घुसपैठियों को अब हटाने के लिए कार्रवाइयां चल रही हैं और डिटेंशन सेंटर बनाने की आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले उनसे जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी।
जी देखिए, सबसे प्रथम मैं ये बता देना चाहता हूं कि इलीगल इमिग्रेंट और लीगल इमिग्रेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर कोई विदेशी हमारे देश में इजाजत लेके आता है, अपनी एक लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, तो भारत में उसे सिटीजनशिप देने का प्रावधान भी है। और जहां तक कि इस तरह के लोग जो कि किसी समस्या से प्रताड़ित होकर भाग के भारत आते हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ रिफ्यूजीज को रखने का, उनको संभालने का, उनका पालन पोषण करने का गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जैसा कि महेश जी ने कहा कि पिछले 75 साल से लीगल इमिग्रेंट्स की समस्या है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसके मुद्दा बनाया। यहाँ तक कि माननीय ममता बनर्जी मेरी याद में सबसे पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने संसद की पटल पे इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। हालांकि वो एक पॉलिटिशियन होने के नाते अपने स्टैंड से आजकल बदल चुकी हैं, परंतु आज भी मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो उन्होंने ये इतना समय क्यों लगा? और यूपी में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका बड़ा सम्मान है, परंतु उन्हें भी 7 साल क्यों लगे? ये मुद्दे को, इसकी गंभीरता को हम पिछले 20-25 साल से महसूस कर रहे हैं। इसमें आपकी गवर्नमेंट ने ये, जब आप डिले करते हैं और चुनावों के नजदीक अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती है, तो शक के दायरे में आती है कि आपकी मंशा शायद केवल वोट पाना है। आप सही में इस समस्या का समाधान चाहते हैं, ये नजर नहीं आ रहा। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये मान लिया कि कुछ राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, पर मैडम इस देश में तो हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। और बीजेपी जो कि एक एक्शन मोड में रहने वाली, 365 डेज पॉलिटिक्स करने वाली, और उनका मिशन ही जीतना है और होना भी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी का। मैं ये जानना चाहता हूं विपक्ष से कि वो अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहा है। जो विदेशी मुसलमान आता है, यूपी पहले से ही इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड और कम संसाधनों वाला प्रदेश है, अगर बाहर का मुसलमान यहाँ पे आएगा तो वो भारत के ही तो मुसलमान के संसाधनों को खींचने की कोशिश करेगा। इससे ना केवल भारत का, हमारे यूपी का नुकसान है, जो भारतीय मुस्लिम है उसका ज्यादा नुकसान है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लोग, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर इतना ज्यादा क्यों है कि वो लोग भारत में घुस जाते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर भी है और कहीं ना कहीं ये जो उनके बराबर में चाइना है, वो चाइना क्यों नहीं जाते हैं? जो ये हम राजा शिवी जैसी हरकतें करते हैं और सभी को अपना मानकर तुरंत उन पर इतना भरोसा जता देते हैं, ये आखिर हमारे भारत देश में ही क्यों किया जाता है? चलिए निखिल खत्री जी के पास आएंगे और उनसे भी इसी सवाल पर सबसे पहले हम जवाब जानना चाहेंगे, उसके बाद हम चलेंगे महेश जी के पास। निखिल जी, जिस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर की बात की गई और साथ ही साथ ये भी एक सवाल उठता है कि 2017 से पहले सपा सरकार थी और 2017 के बाद बीजेपी सरकार, तो ये बताइए कि जिस तरह से पहले भी घुसपैठिए आए हैं और इसके बाद भी घुसपैठियों का आना लगातार बना हुआ है, तो किस तरह से यह मामला अब बीजेपी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो अचानक से एक्शन लेने की बात सामने आई है घुसपैठियों पर, वो कितनी जायज है? जैसे कि आप सबको पता है कि भ्रष्ट जुमलेबाज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बीजेपी भी कहा जाता है, इसके जो नेता है ये खुद ही सारे आपस में इतने कंफ्यूज हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। आप 2017 में बताइए, 2017 में योगी की सरकार आई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि हम रोहिंग्या को हम बाहर करेंगे, और उसके लेके और अब तक कितने बार हुए? 2017 में खाली क्या उन्होंने बाहर किए थे, और अब चुनाव आने वाला है तो अब ये फिर से मुद्दा ले आए हैं। तो ये 8.5 साल कहां थे? ये जो भाजपा के लोग हैं, इतनी जो नीचता पर उतर आए हैं, इतने झूठे लोग हैं, ये 8.5 साल इन्होंने क्या किया है? अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि कैसे बाहर देश से हमारे देश के नागरिक बेड़ियों में लाए गए थे। क्या आप विश्व गुरु हैं? ये क्या प्रतीत करता है? आपने खुद ही अपनी पार्टी के बारे में बता दिया कि आप कितने बड़े विश्व गुरु हैं। और हम आज के मुद्दे पर आते हैं तो 8.5 साल तो योगी की सरकार को यहां पर हो गए हैं, और अब ये क्या कर रहे हैं? अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये किस बिहाफ पर ये रोहिंग्या को करेंगे? एसआईआर चल रही है, एसआईआर में कुछ नहीं हो रहा है। इनका खाली एक ये मंशा है कि एसआईआर में लोगों की वोट काटेंगे, एक विशेष समुदाय से ये बहुत चिढ़ते हैं, उसकी वोट काटेंगे, और उसके बाद इनको जब इनके वोटर कार्ड नहीं बनेंगे तो ये उनको रोहिंग्या या बांग्लादेशी बोल देंगे, जो हिंदू होंगे उनको ये नेपाल के बोल देंगे, और जो एक समाज
उनको देश से बाहर करने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि आप जो हमारे देश के प्रवासी नहीं उनको आप बाहर कीजिए, पर एक सिस्टम तो होना चाहिए। आपके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है, आप बड़बोले इतने हो। आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी 8.5 साल पहले बोला था कि पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा रोहिंग्या है, तो आपने कितने बार किए हैं? और केशव प्रसाद मौर्य जी, आप तो सिर्फ बोलते हो, इतने आप चुनाव हार गए हो, आप कुछ करके तो दिखाओ। अगर आप कुछ करके दिखाते रोहिंग्या के ऊपर तो आपको जनता हराती थोड़ी ना। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं भाजपा की सरकार से, योगी जी से, कि योगी जी क्या ये आपका मैटर है? ये तो होम का मैटर है, ये तो डिफेंस का मैटर है, तो आप इसमें इतना क्यों कर रहे हो? जब घुसपैठिया तो बाउंड्री से हो रहे हैं तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? साफ तौर पर, और कहीं ना कहीं चुनावी खेल भी है। ठीक है, 2017 से पहले भी ना रोहिंग्या रुके ना बांग्लादेशी रुके, 2017 के बाद भी नहीं रुके हैं, तो जवाबदेही कहां तय होती है? किसके ऊपर जवाबदेही आएगी? महेश जी देखिए, सवाल यह है कि अगर जो इनका पाप है उसको अगर धोने में वक्त लगता है तो इसके लिए जिम्मेवार हम नहीं हैं। और रही बात तो बीजेपी वाले खुद कर रहे हैं, ये तो देश के पापी हैं। बीजेपी का काम ही एक है कि दूसरों को सारा मर्ड कहे, दूसरों मर्ड में आपने क्या किया? 8.5 साल से आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हो बताइए? सभ्य तरीके से यार डिबेट किया करो। ठीक है, यहाँ सारे लोग, आप पढ़े लिखे हो ना, आप सकल से मिले पढ़े लिखे, डॉक्टर लिख रहे हो, आप आराम से बात करो। डॉक्टर तो आप भी लिख रहे हैं, पर आप में तो कोई सभ्यता है। आराम से बात करो, आराम से जवाब देने दीजिए निखिल जी। जवाबों का जब हम जवाब समझेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। झूठ मत बोलिए। जी महेश जी बताइए। इन्हीं से पूछिए, जो मेरा सवाल है इन्हीं यही जवाब दे देंगे। दे भैया जवाब दो। प्रश्न कर रहे हैं, आप सत्ता पक्ष से हैं, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। अरे तो बोल तो रहे बीच में वो। नहीं, अब हम बोल रहे हैं ना, आप बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि इस देश में जो अभी डॉक्टर अभिषेक अहलावत ने जो बात उठाई और कही कि भाई इस देश में घुसपैठियों को लेकर जिस प्रकार का कानून होना चाहिए था, बिल्कुल आपका अभिषेक जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। और इस चिंता के तहत ही ये संभव हो पाया कि इस देश में जो है मात्र 1000 रुपये जुर्माना, 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने और 6 महीने की जो है घुसपैठियों की सजा तय की गई थी। ये आलम था, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगातार घुसपैठ को जो है ना, जो आदमी घुसपैठ करता था उसको इस बात का डर होता ही नहीं था कि 3 महीने सजा काटने के बाद फिर हमें यही रहना है। ये संभव हुआ तभी। आज की डेट में ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लिया है या जो पहल किया है, उसका वजह यह है कि आज हमारे हाथ में एक सख्त कानून है जिसमें लगभग 10 लाख रुपए की जुर्माना, 7 साल की सजा है। ये कहीं ना कहीं हमें इस बात को ताकत देता है, शक्ति देता है कि घुसपैठ के खिलाफ जो है हम अच्छा मुहिम चलाएं। आज डिटेंशन सेंटर जो है आप तभी खोल सकते हैं जब आपके पास कानून। इससे पहले आपके पास कानून का जो 1 सितंबर 2025 में क्वेश्चन करते हैं और आंसर जानेंगे कि नाकामी किसकी है, प्रशासन की है, इंटेलिजेंस की है या सिस्टम की है, या ये चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश है? बताइए अभिषेक। देखिए, इसमें आपको ये तो बात महेश जी से मैं सहमत हूं यहाँ पे कि ये पिछली सरकारों के करे हुए पाप हैं, जो कि उनकी निगाह में केवल मुस्लिम अपीजमेंट को वो सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो मुसलमानों के साथ एक बुरा हो जाएगा, जबकि जो कि एक हवा है। आप मुसलमानों को एक बार समझाइए तो सही कि अगर बाहर से कोई मुसलमान आएगा, रोहिंग्या आए, बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी आए, तो अंततः वो उन्हीं के जो संसाधन हैं उनको एनक्रोच करेगा। और दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं उन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तरफ से। देखिए, आप लोग कभी जाके देखिए, मैंने खुद जाके देखा है कि वो किस स्थिति में रहते हैं। बंधुआ मजदूरों जैसी उनकी स्थिति है। छोटी छोटी जगहों पे पूरे के पूरे परिवार, जहां पे बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार भारत में हो रहा है केवल इसलिए कि उन्हें बंधुआ वोटर्स की तरह इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर निखिल भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अखिलेश जी से आप ये कहिए कि आपकी पार्टी को अगर वाकई में रोहिंग्याओं को यहाँ पे बसाना है तो अपनी पार्टी के वर्करों को भेजे उन गलियों में। मैं आपसे कहता हूँ, आप आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो आप कैसे भाजपा कर? आप बहुत बड़ी पार्टी के बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, प्लीज वैसे ही नहीं। तो आपने सर ये कैसे बात बोल दी?
मैं आपने हमारी ये पार्टी जो के बारे मैं में बात कैसे कर बात रहा हूँ बोल दी? एक आप बार मुझे सुनिए, क्षमा मांगनी निखिल चाहिए। जी, सुनिए आप तो अपने तरफ से जवाब मैं दे इस बात दीजिए। के लिए क्षमा मांगता निखिल हूँ। जी, तो जनता भी जान मैं इस बात के लिए जाएगी क्षमा और मांगता साथ हूँ ही ये जो मैंने आपसे प्रश्नकर्ता डिमांड है वो रखी। भी जान मैं जाएंगे। सभी निखिल विपक्ष जी, से निखिल जी, आप अपनी आप तरफ एक बार से जवाब जाके दे उनको दीजिए। लीगल एड जिस तरह दीजिए से ना। पूछा जा रहा है कि सपा ने अपने कार्यकाल में क्या किया इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप उसको बता दीजिए सीधे तौर पर। सपा ने हमेशा रोहिंग्या पर कोई वो नहीं किया है। और दूसरी बात, सपा ने हमेशा ये किया है कि क्या कैसे वो नहीं देश किया के है? जो निखिल बाहर के जी प्रवासियों स्पष्ट तो को बाहर कीजिए, किया क्या जाए। नहीं किया और आपने उसके रोहिंग्या बाद के लिए? 8.5 साल से तो आपकी सरकार है सर, आपने क्या किया? हमको बिजनेस पूछना चाहते हैं, 8.5 साल से आपने क्या किया है? ना आपके पास कोई निखिल एजेंडा भाई, है, ना आपके पास निखिल कोई पैसा। भाई, आपका आप खाली ये एक ही आंकड़ा काम है कि कैसे दीजिए पीछे वाली कि सरकारों पर सरकार सब ने मनगढ़ंत करना रोहिंग्या है। को लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए ये किया। एक आंकड़ा हमने बता इतना अच्छा दीजिए प्रोसेस कि बनाया था सरकार कि ने कैसे इनको बाहर किया जाए, और उसके रोहिंग्या बाद जैसे को बीच में सरकार आती है तो वो अपने वोट के लिए कर रही है। ठीक है, जानना चाहेंगे रोहिंग्या आप को- प्रोसेस की बात करें। निखिल जी, क्या प्रोसेस बनाया गया था? सर 8.5 साल से हम देखते हैं कि अभी बीजेपी सरकार है। इससे पहले जब हमारी सपा सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, हालांकि मुद्दा पहले भी रोहिंग्या का हमेशा मुद्दा रहा है, हमने हमारी पार्टी ने भी ऐसे कुछ सिस्टम्स किए थे कि जिससे हम उनके आइडेंटिफिकेशन कर दें। पर उसके बाद जैसे भाजपा सरकार आ जाती है तो सारा भाजपा वाले उसके गेम विषय पलट में देते थोड़ी सी हैं, सब कुछ जानकारी हमें भी दे सब कुछ दीजिए। डैमेज निखिल कर जी, देते हैं। प्रोसेस और ये था इन्होंने कि अलग जगहों से स्टार्टिंग में लाकर उन्होंने क्या लोगों को बोला यहाँ पर अक्टूबर रखा में कि हम जाएगा। रोहिंग्या को बाहर करेंगे, और निखिल अब जी, तक भाजपा कहाँ है? कहीं नहीं है। निखिल जी, क्या किया प्रोसेस इन्होंने ये बताओ? था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ पर लाकर उनकी खातिरदारी की जाएगी या उन्हें जगह और उसी तरीके का सम्मान दिया जाएगा या उनकी पहचान बनाई जाएगी, ये प्रोसेस था। 8.5 साल से अभी यूपी में कौन रोहिंग्या को लेकर आ रहा है? मैं तो पूछना चाहता हूं। जब योगी जी ने 2017 में अक्टूबर में कहा था हम रोहिंग्या को बाहर करेंगे, तो अब तक रोहिंग्या बाहर क्यों नहीं हुए हैं? इनके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है। और जब भाजपा वाले सिर्फ कुछ काम नहीं करते हैं, जो तो लेकर कौन आ रहा है? अपोजिशन होती है, खाली उन पर मनगढ़ंत सवाल करते हैं, और कोई काम ही नहीं है। लेकर कौन आ रहा है इन्हें? फिर से क्या बीजेपी लेकर आ रही है? तो बीजेपी तो ला रही 8.5 साल से। कौन है हाँ, यूपी में? इन्होंने बाहर क्यों नहीं किए हैं? इन्होंने कोई प्रोसेस क्यों नहीं बनाया है? और 17 के बाद अब 8.5 साल बाद इनको अब याद आ रहा है कि रोहिंग्या देश में है। अब जो चुनाव आने वाला है, ऐसा की प्रक्रिया चालू हो रही है, और ये जब कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या बाहर करेंगे, डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, डिटेंशन सेंटर में आप किनको रखोगे? और सबसे बड़ी बात, 1 मिनट में आपका समझ लेना चाहूंगा, आप सभी माननीय हैं, आप एक बात बताइए, अभी जो शहवाली सोनाली खातून थी दिल्ली की, उनको बांग्लादेश भेज दिया गया। और जब उनके पिताजी ने कोर्ट में ये बोला कि हम तो इस देश के हैं, तो उसके बाद कोर्ट ने उनको वापस बुलाया, और दिल्ली पुलिस ने, जहां पर केंद्र शासित है, इसलिए खाली भेज दिया कि वो बंगला बोलती है। क्या देश में वेस्ट बंगाल के लोग बंगला नहीं बोलते हैं? हम तो खाली ये पूछना चाहते हैं कि ये इनके पास कोई भी तरकीब नहीं है, इनके पास कोई एक्टिविटीज नहीं है। महेश जी, इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 2017 से पहले का जो प्रमाण है और जिन चीजों को नकारा नहीं जा सकता है, नोएडा में रोहिंग्या बस्ती, बांग्लादेशी कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, और आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में जाके ममता जी के जो है साथ देने वाले अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख, से ये सवाल लाजमी बनता है, क्यों नहीं बनता है? और आपको जो चीज, जिन चीजों को लेके आपने कब इस बात का समर्थन किया कि अवैध घुसपैठ के ऊपर जो है सरकार कार्रवाई करे? कभी कोई आपने मांग उठाई? कभी आपने ऐसा कहा कि इस तरह का कानून बनाया जाए जिससे अवैध घुसपैठ रुके? कभी आपके मुंह में जो है शब्द क्यों नहीं आए? आपके विचार क्यों नहीं इस तरह के कौधे? और डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी ने जो बात आपसे कही, ये उन्हीं बात को याद दिलाना चाहते हैं कि साहब आप लोग वही व्यक्ति हैं, इनके लिए आप कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। आप नोएडा में जाइए, आप बुलंदशहर में जाइए, आपने कब 2017 से पहले जो है आपने कम से कम ऐसे 17 से 18 कॉलोनी आपने बसाई पूरे उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब क्या है? और जब उनको, उनके खिलाफ प्रशासन कदम उठाता था, तो आप जो है, आपके नेता, आपके लोग किस प्रकार से दबाव बनाते थे? मुझे अच्छी तरह से याद है कि एसएसपी बुलंदशहर को जो है इसी कारण से जो है उनको उठा के उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जी, एक सीधा क्वेश्चन और होता है कि चुनाव की टाइमिंग सीधे क्यों टकरा रही है? फिर देखिए, ये चुनाव की टाइमिंग नहीं है। जैसे उनका अभिषेक जी क्या बोले, आपके दर्शकों को कहीं ना कहीं इस बात को
कहीं अपील किया होगा, इस देश में चुनाव मोड में ही सारी चीजें रहती है। एक इलेक्शन और एक नेशन की बात जो उठाई गई, उसका कारण यही था कि कम से कम इन सब चीजों का जो हमारे देश के हित में नहीं है, हम सबसे पहले इस देश के खाते पीते हैं, हम भारतीय, हम सपाई और भाजपाई और कांग्रेसाई जो भी है, हम वो बाद में है साहब। हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं। हमारा देश का भला किस तरह से है? हमारे संसाधनों पे अगर विदेशी कब्जा कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारा जमीर क्यों नहीं उबलता है इन सब चीजों को लेकर? आखिर में जो है, हम कब तक इन सब चीजों को सोच के कि भाई हम अगर ये मुद्दा उठाएंगे या किसी तरह से मुसलमान और हिंदू करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। अरे साहब, आपको वोट मिल जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? आतंकवाद, अपराधी, चोरी, डकैती, हत्या, कई प्रमाण है ऐसे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों ने आतंक कायम किया हुआ था। आपको याद नहीं है कि कश्मीर में जो है रोहिंग्या के आतंकवादी पकड़े गए और वो भी वहां उन्होंने धमाका और विस्फोट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया रोहिंग्या के लोगों ने? उन्होंने जो है हमारे ही नेता, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, याद करिए, उन्होंने रोहिंग्या बस्ती में जब वो गए तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया और ये कहा गया कि भाई तुम रोहिंग्या बस्ती में तुम्हारी आने की, मतलब उसका तो वीडियो बकायदा ये हुआ है। ममता सरकार ने उसका बचाव किया और विधानसभा के फ्लोर पर अखिलेश जी को आप ये कह रहे हैं, निखिल जी, अखिलेश जी ने रोहिंग्या और मुसलमानों को लेकर और बांग्लादेशियों को लेकर इसी यूपी विधानसभा में जो उन्होंने बयान दिया कि इनको कोई आदमी टच करके दिखाए। निखिल जी, आप लोग का चेहरा तो बनाइए, आप यहाँ पे झूठ मत बोलिए, कोई आप प्रक्रिया बनाइए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ हमारे ऊपर झूठ बोल रहे हैं, हम तो क्या प्रक्रिया है? अरे भाई, विधानसभा में बोल रहे हैं, उसको निकाल दोगे क्या? आपको रोकना चाहिए निखिल जी से। कैसे बाहर करेंगे? आप मुझे प्रक्रिया बताइए, क्या प्रक्रिया? प्रक्रिया नहीं है, महेश जी को रोकना चाहिए। और दूसरी बात, ठीक है निखिल जी, जानना चाहेंगे राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश है या जो महेश जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महेश जी ने बताया, और मैं अभी आपकी सिर्फ 2 मिनट लूंगा, कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये पता नहीं क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके अपने सभी पैनलिस्ट को, कि सभी एक ही सुर में बोलते हैं कि पहले तो ये बीजेपी के प्रवक्ता रट्टे मार के आते हैं और फिर झूठ फैलाते हैं। और दूसरी बात, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी अभी 100 बातें बोली, अभी मैं खाली एक बात पूछना चाहता हूं और इस बात को आप भी मानोगे, और जितने भी आपने बातें बोली इन सभी का एक ही प्रश्न है और आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि 2022 में दिल्ली में किसने फ्लैट दिए थे इनको? मैं तो खाली आपसे पूछना चाहता हूँ, किन्होंने फ्लैट दिए थे? अरे केजरीवाल ने दिया था भाई, तो केजरीवाल ने दिया। बात नहीं पढ़ते हो आप, भाजपा लोग बिल्कुल झूठे हो, आपको कोई फैक्ट नहीं पता है। और मैं आपको बता दूं, अगस्त में 2022 में आपके जो आपके जो मंत्री जी हरदीप सिंह पुरी जी थे, क्या उन्होंने दी थी? क्या उनकी स्कीम दी थी? जी, समय की कमी है, अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि अब सुरक्षा प्राथमिकता कितनी रखती है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा? फाइनल कमेंट्स पे आ चुके हैं, फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे जी अभिषेक। आपने इनको अपना गंजमाई बनाया है, को बताओ, और आप ऐसे बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सपा से भी, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये रोहिंग्या अगर भारत में आ गए हैं तो इनके साथ इंसानों जैसा बिहेव कीजिए, इलीगली इनको बसाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप चाहते हैं इनका भला, और मैं मानता हूं कि निखिल भाई के हृदय में इनके प्रति बड़ा दर्द है और होना भी चाहिए, बेचारे विस्थापित हैं, परंतु उनको लीगल ठीक है सिस्टम बने, उनके लिए कोई ढंग का सिस्टम बनाए। आपकी पार्टी के नेता से महेश जी से जानना चाहेंगे, महेश जी से आखिरी सवाल, क्या ये अर्ली पॉलिटिकल वार्म अप है या नहीं है? तो बोल दिया कि हम तो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, आप बताइए ना आप क्या करेंगे उनको लीगली? महेश जी से पूछ रहे हैं, महेश जी से पूछ रहे हैं, महेश जी पर आ रहे हैं, जिम्मेदारी का सीधा प्रहार है, क्या ये अर्ली पॉलिटिकल वार्म अप है महेश जी? महेश वर्मा जी, देश की जनता को सेंटर में रोकिए तो सही। ये आप दोनों रुक जाएं, फाइनल कमेंट्स हो रहा है, समय की बहुत कमी है, हम तीनों लोग से उनका आंसर ले रहे हैं। जी महेश जी, क्या बताइए, सवाल क्या है? ये अर्ली पॉलिटिकल वार्म अप है? क्योंकि जिम्मेदारी पर सीधा प्रहार है, सुरक्षा को प्राथमिकता रखना भी बेहद जरूरी है। क्या है आपके अंतिम जवाब?
नहीं, देखिए, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा जो है इस बात का नहीं है कि हमें किसी को परेशान करना है। हमें इस बात पे हैरानगी होती है कि जो देश में इनको लेकर जो एक मुसलमान करते करते और जो राजनीति शुरू करते हैं, उसका खामियाजा जो है देश के लोगों को भुगतना ना पड़े। आने वाली पीढ़ी जो है वो कहीं इस बात के लिए हमें अपराधी ना माने। ठीक है निखिल जी, उस चीज का आपसे कहीं जानना ना कहीं चाहेंगे। हमें इस चीज का ध्यान निखिल जी रखना आपके चाहिए। पास और आते हैं। सुरक्षा बनाम राजनीति की ये बड़ी जंग है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? हम तो सिर्फ बीजेपी से एक बात कहना चाहते हैं कि आप नाम न बदलिए। जैसे पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया, आप सरकार कुछ नहीं कर सकती, आपकी सरकार सिर्फ नाम बदलती। हम तो अब खाली आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम के प्रति आप काम कीजिए। ऐसे हवाई आप बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। देश की जनता आपको देख रही है, एसआईआर को अच्छी तरीके से कराइए, क्योंकि ये देश हम सबका है और इस देश को बांटने का काम सिर्फ भाजपा ने किया है। और अब बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमसे जुड़े और इस अहम मुद्दे पर बातचीत हुई है। यूपी में घुसपैठियों पर सरकार सख्त होती नजर आ रही है और हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे बीजेपी से महेश वर्मा, सपा से डॉक्टर निखिल खत्री जी और राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक अहलावत जी। उन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए और इस पर बहस करने के लिए। और डिटेंशन सेंटर की बात हो रही है और घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, ये किस मोड़ पर जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज के इस बहस के मुद्दे पर इतना ही। आप सभी से फिर से मिलेंगे, फिर से अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।